गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं स्मृति आपकी इससे मैं पर्टिकुलर इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर हिंदी का पढ़ाया था। ये स्वदेश, अब ये सेकंड हिंदी भी पढ़ाऊँगी मैं आपको। ये सेकंड आपकी जो कहानी है दो गरैया, ये आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पहले आज कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। थोड़ी लंबी कहानी भी है, या बाद में पार्ट से हम बाद में करेंगे। वो मैंने पहले पूरा पढ़ा दिया था पहली वीडियो में, आप देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है वो स्वदेश। अब मैं भीष्म साहनी के ऊपर बताऊंगी। मैंने आपको हमेशा कहा है पहले थोड़ा सा लेखक के ऊपर, आपका कवि के ऊपर चर्चा की जाए। और जो भीष्म साहनी हैं ये मेरे काफ़ी फेमस, काफ़ी पर्सनल, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं इनका नाटक भी देखा करती थी, हमारे ज़माने में दूरदर्शन पे आता था, तमस करके इनका नाटक था। भीष्म साहनी 1915 में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आपको पता ही है, मतलब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था और पार्टीशन नहीं हुई थी। 8 अगस्त 1915 में पैदा हुए हैं भीष्म साहनी, और 11 जुलाई 2003 में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके जो कुछ प्रसिद्ध इनके आर्ट वर्क्स हैं वो तमस है, जरोखे, बसंती, मैया दास की बाड़ी है, नीलू नीलिमा नीलोफर है, कुंतो है। अब इसका इनकी है दो गौरैया। बच्चों के हिसाब से ये दो पहले गौरैया बहुत देखने को मिलती थी। जब मैं भी अपने नानी के घर जाती थी या दादी के घर जाती थी तो सुबह सुबह ही पक्षी जो छोटी चिड़िया जो होती थी गौरैया, ब्राउन कलर की, बहुत आती थी उन दिनों, बहुत ज़्यादा होती थी वो। कौवे और गौरैया ही कॉमन हुआ करते थे, अब बहुत कम देखने को मिलती है। ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता जब मैं देखती हूँ कि गौरैया दिखने को मिलती ही नहीं है, कभी कभी दिखने को मिलती है। और पता नहीं क्यों अब वो पहले इतनी ची 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 उनके कमरों में उन्हीं की आवाज़ों से हमारी नींद खुलती थी, उतना चींची करती थी। और पंखों के ऊपर घोंसले, ट्यूबलाइट्स के ऊपर, उस समय वो जो झरोखे खिड़कियों के ऊपर जो होते हैं, छतों पे उनके जो छोटे छोटे से उनके घोंसले, मतलब कभी कभी मैं मिस भी करती हूँ, बुरा भी लगता है, क्योंकि वो बहुत कॉमन चिड़िया थी जो अब लुप्त हो गई है, बहुत कम दिखने को मिलती है। पिछले साल मैं दार्जिलिंग में गई तो मैंने वो टी गार्डन्स में देखी, बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनको देख के। मैंने वीडियो भी बनाई थी वैसे उनकी, कभी डालूंगी अगर मुझे दिखती है तो। शायद वो अगर मेरा फ़ोन दूसरा खो गया था उसमें नहीं होगा, उसमें होगी तो। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं, चैप्टर थोड़ा लंबा ही हो जाएगा पढ़ने, सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। दो गौरैया है। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं ये घर सराय बना हुआ है, मतलब इस घर में हम पूरा कोई भी आके यहाँ रह जाता है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो ये अब घर के मालिक कौन कौन है देखते हैं ज़रा। ठीक है, अब क्या है, पिताजी कहते हैं ये क्या है इसमें। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेला डाले रहते हैं। आंगन आम का पेड़ है, जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से गुजरता हो दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारा घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे, तो कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचाता है, कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये पिताजी बोल रहे हैं। घर के आंगन, घर के अंदर भी यही हाल है। 20 तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, वहाँ दमा चौकड़ी मचती है, हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी लगती होगी बहुत। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर में उसे भी पसंद है, वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही, फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं।
अब एक दिन 2 गैयाँ सीधी अंदर घुस गईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थीं वैसे ही उड़ भी गईं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। कुछ इतना टफ वर्ड अभी तक इसमें कोई आया नहीं जिसमें मैं कहूँ कि आपको डिक्शनरी खोल के या फिर गूगल पे देखना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल हिंदी है और बहुत ही जुड़ाव के साथ ये कहानी कही गई है, क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे, और ये माँ है और ये इनके पिताजी हैं। दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठे खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है? मैं भी निकाल के बाहर करता हूँ इनको। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे? माँ ने व्यंग्य से कहा। व्यंग होता थोड़ा सा ताना मारना, जैसे हंसी से कहना, मतलब वो जो अपने विट और आपका विट और विजडम वाला चैप्टर नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही उस तरह से, मतलब ऐसे रिमार्क्स पास करना है कि व्यंग्यता से बोलना। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई है, मुँह से कहा, बाहें झुलाईं, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू शू करते। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकाल कर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगीं और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आया, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। अब तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखों के डैने पे जा बैठी। मैं दूसरी तरफ जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए हैं होंगे, निकलेंगे कैसे नहीं? पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब थोड़ा सा हिलाया। ठकोरा कहाँ गया? हाँ, ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के अंडे पर जा बैठी। डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उठकर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ हंस दी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खोले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद करो, तभी तो निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह से दूसरी जगह जाकर जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाई कुर्सी पर जा आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरैयाँ फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। दरवाजे के नीचे से आ गई थीं। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी,
बैठे हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े, बहुत गुस्सा आया उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कोई किसी कहीं कहीं से कोई छेद ना बचा रह जाए, और फिर लाठी जलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चीं चीं करती फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वे रोशनदान में से आ गईं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। रोशनदान जो दरवाजे के ऊपर खिड़कियाँ होती वो वाले। देखो जी, चिड़ियों का मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी जलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की भी दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक देखा, चिड़िया वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था, संडे था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से मौजूद थी वे, और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार, मैंने आपकी पता कविता का नाम मैंने कहा, आपके बुक का नाम मल्हार है, और मल्हार एक राग है जो सावन में गाया जाता है, जो ना। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली जी। उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ ही कुछ होने लगा। अब दिन में तो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से अंदर घुस जाती। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी जुड़ा सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे, वह गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और फिर फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। उस पर चढ़ने के लिए घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं है। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा तो तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला भी गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी पर सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसलों के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिर के साथ लिपटने लगे, और वे लिपटते गए। घोंसला मतलब अब वो जो ऊपर एक घोंसला था ना, तो वो ऑब्वियस था निकाल रहे थे, तो उसके साथ जो उनके तिनके थे बाहर आ रहे थे, तो मतलब घोंसला टूट रहा था। लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला जाने आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फाहे, दागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही सी गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसला का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही 2 गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थीं और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थीं। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर उन्होंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी से उठी और तब सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ कर चिल्लाए जा रही थीं और अपने माँ बाप को बुला रही थीं। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। भीषम सानी।
बहुत ही सिंपल सी कहानी है, पर आपने देखा है कितनी मार्मिक इमोशन से भरी हुई। मतलब आप मतलब स्टार्टिंग तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि मतलब कोई उनके पिताजी, भीष्म साहनी के पिताजी भी समझ गए होंगे। अगर मैं कह रहे हैं तो वो भीष्म साहनी जी के बोल रहे हैं कि मतलब वो भी इमोशनल तो थे, लेकिन ऐसा तो कि आप तंग आ जाते हो, इतने पक्षी इतने गंद डाल रहे हो, घर में आ जाते। तो मैंने आपको क्या बोला, ये वो टाइम है जब हमारे घरों में भी, हम नानियों के घर में, दादी के घर में जाते थे तो ये गौरैया बहुत आती थी, उनका चीं 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 और लगा ही रहता था। पंखे के ऊपर एक जो ऊपर साइड पर जो एक एरिया होता है वहाँ अपने घोंसला बना ली थी। हमें डर भी लगता था यार पंखा चलाएं कहीं गिना बच्चा गिर जाए, कहीं कुचल जाए, कहीं मर जाए, लेकिन पक्षी को क्या पता बेचारे को, है ना। या फिर वो जो खिड़कियों के ऊपर जो होते हैं रोशनदान, वहाँ अपना बना लेती थी। तो बनाती थी, वो सेफ जोन में थी, क्योंकि बाहर तो वही उन दोनों सांप कौवे चील सब खा जाते थे उनके नन्हे नन्हे बच्चे। तो इसलिए बस ये इमोशन से भरी हुई छोटी सी कहानी है, प्यारी सी कहानी, कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन मैं इसका जो अभ्यास है पार्ट से, मैं आपको बाद में इसका करवाऊँगी अगले वाले वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लेकिन प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं करूँगी कोशिश कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और मैं अच्छा बनाऊँ उनको, नया कंटेंट लाऊँ, या फिर स्टोरीज़ ऐसे बताऊँ आपको कि याद रहे। अभी मैंने एक्चुअली हिस्ट्री पे नहीं बनाया है वीडियो, क्योंकि बुक्स अभी आई नहीं है। कल शायद SST की किताब आएगी आपकी नई वाली, तो फिर बनाती हूँ मैं हिस्ट्री, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।